हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं। जिस आधुनिक भारत में अभी तक हमने आपको लगभग 8 से 9 चैप्टर पढ़ा दिया है और अभी हम लोग जिस चैप्टर पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी जिस पे हम लोग बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है अंग्रेजों की उपलब्धियां। और इसी उपलब्धियों के अंतर्गत हम लोग भारत में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक मैंने आप लोगों को बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा कर लिया है। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग भारत के वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कंप्लीट नहीं होगा, अधूरा रहेगा और अगले वीडियो में जाकर के ये कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वायसरायों ने भारत के परिप्रेक्ष्य में काम किया है, जिसको मुझे लगता है कि एक एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि कंपटीशन के व्यू से आपका एक भी आधुनिक भारत का क्वेश्चन ना छूटे, अगर पूरी तरह से आपके पास नॉलेज मिल जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हम लोग इस वीडियो में भारत के वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स मेरे जो चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और नए जो चैनल से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। आप ही लोगों की दोस्तों की देन है, आप ही लोगों का सपोर्ट है कि आज आपका चैनल ठीक 50 दिन के अंदर अंदर 50 दिन पूरे कंप्लीट करने में ही करते करते 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर लिया और बहुत ही जल्द इस 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को एक बेहतर प्लान बताने वाला हूं, जो खास करके दिल्ली पुलिस में काम करेगा और उसी प्रोग्राम पे हम लोग काम करेंगे और टारगेट होकर के 3 महीने के अंदर अंदर तैयारी करेंगे और रिजल्ट लेने में सक्षम हो जाएंगे। इसके लिए मैं बहुत ही जल्दी आपको ऑनलाइन भी दिखने वाला हूं या करने वाला हूं कुछ, उसके लिए हमारी रणनीति चल रही है दोस्तों। तो आपका सपोर्ट ही है, आपका ये सपोर्ट है, आपका ये प्यार है, आपका चैनल के प्रति ईमानदारी है कि आज आपका ये चैनल जो है इतनी तेज़ी से और अच्छे दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं भारत के वायसराय के बारे में। कह रहे कि 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। आपको मैंने बताया है और पहले पढ़ा भी रखा है, संवैधानिक विकास की चर्चा हमने किया है। तो हमने कहा था कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया था। ठीक है दोस्तों, तो वही कह रहा है कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण कंपनी से लेकर भारतीय राज्य सचिव को सौंप दिया गया। यानी अब एक भारतीय राज्य सचिव बनाया गया यहाँ पे, जो पूरे भारत का सचिव होगा और वो देखेगा, लेकिन वो बैठेगा कहाँ पे? लंदन के काउंसिल में बैठेगा, वहाँ के पार्लियामेंट में बैठेगा और उसकी सहायता करने के लिए भारत में 15 लोग होंगे और फिर उसको सब करेंगे, फिर ऐसे काम हमारा पे चलेगा। तो ये किया गया था, भारतीय राज्य सचिव को सौंप दिया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनाया गया। अब गवर्नर जनरल की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। अब वह ब्रिटिश ताज के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगा। अब उसे भारत के वायसराय की उपाधि दी गई। तो दोस्तों, अब वायसराय के बारे में हम लोग को यहाँ से पढ़ना है कि वायसराय हुआ, और हमने बताया था कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और उसी व्यक्ति को भारत का पहला वायसराय भी बना दिया गया, जैसे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और उसी को आगे चल करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी प्रक्रिया हुई दोस्तों। अब हम लोग सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जो भारत में दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहा है वायसराय के रूप में 1858 से लेकर के 1862 ईस्वी तक। दोस्तों, 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत से मुगलों की सत्ता को समाप्त कर दिया गया, समाप्त घोषित कर ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया तथा कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। याद हो गया? तो भारत का पहला वायसराय कौन हुआ जी? कैनिंग हुआ। ये चीजें अब याद रखिएगा आगे।
आगे कह रहा है कि इसी के कार्यकाल में 1858 में इंडियन पीनल कोड, 1859 ईस्वी में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर तथा 61 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी पारित किया गया। इसे भी याद रखना है। इंडियन पैनल कोड मतलब आईपीसी की धारा जो हमारी आती है वो यहीं से बन करके आई थी। आगे करा कि इसके कार्यकाल में बंगाल में नील विद्रोह भी हुआ था, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। 1859 ईस्वी में 59 से लेकर 60 तक चला था नील विद्रोह। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को यहाँ से निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहाँ 62 में उसकी मृत्यु हो गई। केनिंग अपने आर्थिक विनियमनों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। जेम्स विल्सन तथा सैमुअल लैंग ने आयकर, कागज, मुद्रा और वार्षिक बजट की शुरुआत की। जेम्स मिल्सन ने ही फरवरी 1860 ईस्वी को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार बजट प्रस्तुत किया। केनिंग ने असम में चाय एवं नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा की खेती को भी प्रोत्साहित किया। दोस्तों एक बार ध्यान से जरूर पढ़ना, मैं जिस हिसाब से आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया हूँ, अगर आपने सारा वीडियो ध्यान से देखा होगा, पीडीएफ डाउनलोड किया होगा और नोट्स बना लिया होगा, तो मेरा वादा है और दावा भी है कि दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन आपका कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं जाएगा, जहाँ तक अभी तक पढ़ा दिया हूँ। और आगे तो अभी कहानी बाकी है नेशनल मूवमेंट की, जो बेहतर से बेहतर कराने वाला हूँ आपको। अब आता है एलिंगन, 1862 से लेकर 63, एक साल के लिए। इसने बहावी आंदोलन को समाप्त किया एवं पश्चिमोत्तर प्रांत के कबायलियों के विद्रोह को दमन किया। इसकी मृत्यु धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में हुई, जहां उसकी कब्र बनी हुई है। यानी भारत में ही इसकी मृत्यु हुई, भारत में इसे दफना दिया गया। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कई बार कौन कौन से गवर्नर या गवर्नर जनरल थे जिनको भारत में दफनाया गया था, तो ये भी आप इकट्ठा एक जगह लिख लीजिएगा। अब आता है सर जॉन लॉरेंस, जो 64 से लेकर 69 तक रहा। इसी के कार्यकाल में यूरोप के साथ 1869 से 70 ईस्वी में दूर संचार व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसी के कार्यकाल में 65 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसे तो बहुत अच्छी तरह से आप याद करना दोस्तों, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि कब भारत में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो याद रखना है आप, 65 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 जगहों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1866 ईस्वी में उड़ीसा में भयंकर अकाल भी पड़ा, जिसकी जांच के लिए जॉर्ज कैम्पबेल के अध्यक्षता में एक अकाल समिति का भी गठन किया गया था। दोस्तों तो यहाँ से जॉन सोर से आप ये पॉइंट याद रखना, 1865 कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना। जबकि मैंने पहले बताया था कि 1774 ईस्वी में 73 के एक्ट के माध्यम से बंगाल में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं मेयो के बारे में। मेयो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके काल में 1871 में केंद्र तथा प्रांत के बीच राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली शुरू की गई। पहली बार इसी के समय में जनगणना की शुरुआत की। 1871 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी, जो आधिकारिक नहीं था। दोस्तों एक चीज याद रखना, ये चीज याद रखना कि पहली बार इसी के समय में जनगणना की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये जो था 1871 ईस्वी में पहली बार की गई थी, लेकिन ये क्या था, आधिकारिक तौर पे नहीं था। ये आगे चल करके 10 साल के बाद 1881 से लेकर के शुरू हुआ, जो आधिकारिक रूप चलते हुए आज तक ये चला आ रहा है। ठीक है दोस्तों, भारतीय राजाओं की शिक्षा और राजनीतिक शिक्षण के लिए 2 विद्यालयों, काठियावाड़ में राजकोट विद्यालय तथा राजस्थान अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी इसी के समय में हुई थी। और दोस्तों याद रखिएगा, इसके कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण के लिए एक परिषद तथा 1872 ईस्वी में कृषि और वाणिज्य के विकास के लिए एक अलग विभाग की स्थापना भी की गई। 1872 ईस्वी में अंडमान जेल में कैद एक पठान ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी, यानी अंडमान में ये मर गया व्यक्ति। अब इसके बाद आता है, हमें पढ़ना है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1872 से 76 ईस्वी। इसके समय 1875 ईस्वी में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ को पदच्युत कर दिया गया। इसके कार्यकाल में 1872 ईस्वी में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ। इसी के कार्यकाल में 1874 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा तथा 1875 ईस्वी में वेल्स के राजकुमार की भारत की यात्रा भी हुई थी। 1875 में वेल्स के राजकुमार जो थे वो क्या हुए थे, यहाँ पर भारत में आए भी थे, इसको भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, इसी के शासनकाल में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो मैंने आपको पहले सामाजिक सुधार आंदोलन में भी बता रखा है। इसलिए दोस्तों यहाँ से ये चीजें 2-3 क्वेश्चन बनती है,
इसको आप इसे याद रखना। अब आता है लिटन। लिटन को भारत में प्रतिक्रियावादी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, जो प्रतिक्रियावादी था। कहता है कि कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखन लिटन साहित्य जगत में यह ओवेन मेरेडिथ के नाम से आता है। ये दोस्तों पीसीएस में ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में कौन सा वायसराय था जिसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है, तो वो था लिटन, जो 76 से लेकर 80 के बीच में शासन किया था। 76 ईस्वी में राज उपाधि अधिनियम पारित हुआ, जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई और 1 जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में इस उपाधि को भी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसी के समय में याद रखिएगा एक चीज और, कि इसी के समय में वर्नाकुलर प्रेस भी 78 में आया था और भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ तथा सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में आयु सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया था दोस्तों, तो बताइएगा 21 से 19 कर दिया गया था इसी के समय में, जो लिटन के समय में था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पूछा था, 78 में आया था। ये भी सवाल हमेशा पूछा जाता है, ये भी आप करिएगा। और 21 से 19 वर्ष की आयु कर दी गई थी, आयु घटा दी गई थी, सीमा घटा दी गई थी सर्विसेज के लिए। किसके समय में, तो लिटन के समय में। इसके समय में 1876 से 78 ईस्वी तक भारत में एक भीषण अकाल भी पड़ा था, जिसके उपरांत सर रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। ये भी सर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार बाद में बता दूंगा सारा के अकाल कितने आयोग आए थे। अब आता है रिपन। रिपन भारत में ना उदारवादी व्यक्ति था, ये बहुत ही अच्छा आदमी था। रिपन और वेंटिन के बारे में हम कहते हैं कि ये उदारवादी व्यक्ति थे। इसके समय में प्रथम 84 तक रहा, 80 से प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में प्रथम फैक्ट्री पारित हुआ। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता था। 7 से 12 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए कार्य करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित कर दी गई तथा खतरनाक मशीनों में से बड़ा लगाना अनिवार्य कर दिया गया कि बड़ा लगा करके काम करवाया जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपन ने 1882 में लिटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। इसने रद्द कर दिया था इसी ने। जनगणना इसी के समय में दोस्तों याद रखना, ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसी के समय में जनगणना, इसके शासनकाल में 1881 ईस्वी में प्रथम व्यवस्थित जनगणना हुई, जिसे भारत की कुल जनसंख्या 2,54,000 निर्धारित की गई और तब से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो भारत में पहली बार जनगणना व्यवस्थित रूप से कब हुई थी, 1881 ईस्वी में, और तब से लेकर के आज तक चला आ रहा है दोस्तों। इस चीज को आप याद रखना। आर्थिक विकेंद्रीकरण भी इसके समय में हुआ था। 1882 में आर्थिक विकेंद्रीकरण का विस्तार कर राजस्व के साधनों को 3 भागों केंद्रीय, प्रांतीय तथा केंद्र तथा प्रांत दोनों के बीच विभाजित कर दिया गया। एक दोस्तों याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी इसी के समय में हुई थी, जो हमारे यहाँ आज भी क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, जो इसी की बात है। कह रहा है कि 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव लाया गया तथा 1883 से 85 ईस्वी के बीच में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों तथा नगरों में नगर पालिकाओं को स्थापित करने की बात हुई थी और आज भी ये प्रक्रिया चलता है। नगरों में नगर पालिका होती है, गाँव में पंचायती राज व्यवस्था होता है। इसकी शुरुआत 1882 ईस्वी में रिपन के समय में हुआ था। इसी को भारत में जन्मदाता कहते हैं हम लोग। स्थानीय स्वशासन को जन्मदाता किसे कहता है, तो रिपन को कहता है। हंटर आयोग भी आया था 1882 में। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रगति का पुनरावलोकन करना था। इसकी चर्चा हम लोग शिक्षा के विकास में कर चुके हैं। अगला इल्बर्ट बिल विवाद इसी के समय में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। रिपन के समय में ही इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के कार्यकाल में सर पी.सी. इल्बर्ट ने एक बिल प्रस्तुत किया, जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया। विधेयक का उद्देश्य था जाति भेद पर आधारित सभी अयोग्यताओं को समाप्त कर यूरोपीय तथा भारतीय न्यायाधीशों की शक्ति की सम्मान कर देना। यूरोपीय समुदाय के दबाव में सरकार ने इस विधेयक को रद्द भी कर दिया। इसमें सभी को, मतलब भारत को भी और अंग्रेज को भी, दोनों को समान अधिकार दिया गया था जातिगत स्तर पर। ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। उनको लगा कि हमारे सामने कैसे भाई भारतीय बैठ सकते हैं, इसका उन्होंने विरोध किया। इसी को हम लोग इल्बर्ट बिल विवाद कहते हैं। मैसूर 1831 ईस्वी में कुशासन के आधार पर बेंटिंग ने मैसूर को विलय कर लिया था, जिसे 1881 ईस्वी में रिपन ने मैसूर के परंपरागत उत्तराधिकारी को वापस कर दिया। रिपन ने इस युग का कर्तव्य पुस्तक की रचना की थी। याद रखना दोस्तों, ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पूछा जाता है कि इस युग का कर्तव्य किसने लिखा था, तो उसको लिखने वाला व्यक्ति रिपन था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक। इसके समय में 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
याद रखना दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट की चर्चा कर रहे हैं कि डॉक्ट्रिन के समय में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो आज ये कांग्रेस हमारे यहाँ है। इसकी नींव कब रखी गई थी जी? तो 1885 में मुंबई में इसकी नींव रखी गई थी। आगे इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और डॉक्ट्रिन के शासनकाल में ही 87 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अब आता है लैंसडाउन 1888 से 93 तक। इसके काल में सर डुरंड को काबुल भेजा गया। उन्होंने तत्कालीन भारत तथा अफगानिस्तान के बीच, वर्तमान में पाकिस्तान अब हो गया है, वहाँ बीच में आ गया है, अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डुरंड रेखा खींचा गया। जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? डुरंड रेखा कहते हैं। लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम भी पारित हुआ, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक कार्य करने पर रोक लगा दी गई। ठीक है दोस्तों। अब आता है बहराम जी मालवारी के प्रयासों से लैंसडाउन के कार्यकाल में 91 में विवाह के लिए सम्मिति आयु अधिनियम पारित किया गया। लैंसडाउन के कार्यकाल में ही 92 में भारतीय परिषद अधिनियम भी पारित हुआ। इसके कार्यकाल में सिविल सेवा को साम्राज्य, प्रांतीय तथा अधीनस्थ 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। भारतीय रियासतों की सेनाओं को संगठित किया गया तथा उन्हें साम्राज्यिक सेना का नाम दिया गया। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय, इसके कार्यकाल में 1896 में पूना में प्लेग फैल गया था। प्लेग की जांच कर रहे रेड एंड एसड की हत्या 2 चापेकर बंधुओं ने कर दी थी, दामोदर और बालकृष्ण ने किया था। तो ये दोस्तों, ये याद रखना एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जब हम क्रांतिकारी दल पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत इसी रेड एंड एस्टर्न की हत्या के साथ ही चापेकर बंधुओं द्वारा की जाती, जो 1896 में हुई थी। ये हमें पहली बार यहाँ पे मतलब एक क्रांतिकारी दल जो कहते हैं ना, उसकी शुरुआत हमारे यहाँ इसी के समय में से हुई थी, याद रखना दोस्तों। आगे कह रहा है कि अब आता है करजन 1899 से 1905 ईस्वी तक। इसके कार्यकाल में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना की गई थी। पुलिस भी बहुत सारा काम इसने भी किया, जैसे डलहौजी के बारे में हमने पढ़ा था, उसी तरह से इसके समय में बहुत सारा काम हुआ था। पुलिस सुधार अधिनियम 1902 में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया गया, जिसकी अनुशंसा पर केंद्र में सीबीआई तथा प्रांतों में सीआईडी की भी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, आप इसको भी याद रखना कि सीबीआई की बात कब की गई थी और सीआईडी की बात कब की गई थी, इस चीज को आप याद रखना। शिक्षा में सुधार की बात की गई थी, थॉमस रैले भी इसके समय में ही आया था। आर्थिक सुधार भी 1900 ईस्वी में की गई थी। एंटी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग भी बनाया गया था, जिसे अकाल आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। 1902 में सिंचाई पर मनक्रिक समिति भी गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों। इसके समय में 1903 में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। 1899 में भारतीय टंकन तथा पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया गया तथा 1899 में भारत में स्वर्ण प्रमाण पत्र पर किया गया। इसी के समय रेलवे के विकास के लिए रेल विशेषज्ञ थॉमस रॉबर्टसन को बुलाया गया। इसके काल में रेल मार्गों का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ये कि किसके समय में? तो करजन के समय सबसे अधिक विस्तार हुआ था। 1905 में रेलवे बोर्ड की गठन भी की गई थी, याद रखना ये इसी के समय में। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था। सैनिक में सुधार भी इसने किया था। भारतीय सेना में 2 कमानों की बता रही थी, उत्तरी कमान और दक्षिणी कमान के रूप में किया गया था। इसके समय में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रल कॉलेज में नमूनों पर क्वेटा में कॉलेज भी खोला गया था। इसी कार्यकाल में 1901 में देशी शासकों के उच्च परिवारों के युवकों को सेना में भर्ती करने के लिए भी कैडेट की आईसीसी की स्थापना की गई थी। बंगाल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी के समय में हुआ था। करजन का सबसे विवादास्पद कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन था। 19 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर को मिंटो के शासनकाल में विभाजन को लागू किया। मतलब इसके समय में विभाजन की घोषणा की गई थी करजन के समय में और लागू हुआ था मिंटो के समय में। याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो के बारे में हम लोग बात करते हैं 1905 से 1910 तक दोस्तों। इसके बाद इस वीडियो को हम लोग लास्ट यहीं पे करेंगे। इसके समय में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हुआ। ये दोस्तों बहुत आपको याद रखने की जरूरत है एकदम बिल्कुल ही, कि बंगाल विभाजन कब हुआ था जी? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू किया गया था, जबकि आया था जुलाई में करजन के समय में। 1606 ईस्वी में कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में स्वराज शब्द की बात कही थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लक्ष्य घोषित किया था। बंगाल विभाजन के विरोध के तरीके पर नरम और गर्म पंथियों में के मतभेद के कारण 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन का विभाजन हो गया था। ये भी याद रखिएगा कि सूरत कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि इसी के समय में 1907 में कर्नल अलकाट के स्थान पर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई थी।
1908 में समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था। दरअसल बंगाल विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की उपरांत बढ़ रहे उग्रवाद को दबाने के लिए सरकार ने समाचार पत्रों में आपत्तिजनक एवं उत्तेजक प्रकाशक को प्रतिबिंबित कर दिया था और पारित किया था। इसी के समय में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बदनाम जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास भी किया गया था। इस घटना में प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस शामिल थे। प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर ली तथा अभियोग चलाकर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। ये भी याद रखना है दोस्तों। इसी के समय में बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष की सजा हुए तथा मांडले जेल भेज दिया था। दोस्तों बहुत ही आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे इसमें इतने फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपने इस फैक्ट को सभी अपने कपों में उतार लिया तो एक भी क्वेश्चन आप यहाँ से नहीं छूट सकता है। ठीक है दोस्तों। 9 में लंदन में मदन लाल धिंगरा ने करजलन वायली की हत्या कर दी और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या कहिए भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद में एक भारतीय सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा को नियुक्ति की, जो पहले भारतीय सदस्य थे। तो ये भी हमने बता रखा है आपको पहले भी कि भारत में 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम कहते हैं। और यही इसी के माध्यम से भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने चलना शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ पढ़ने का प्रयास किया। वायसराय के बारे में भी कुछ बच गया, एक और लगेगा इसको कंप्लीट करने में, और तब करके हमारे वायसराय कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों पूरे इतिहास का निचोड़ मैं इसमें दे रहा हूँ, बस नेशनल मूवमेंट को खाली छोड़ करके। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिए और पूरे अच्छी तरह से नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करके उसको अपने पास रखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गवर्नर जनरल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वायसराय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी तक जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।